जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सर्वप्रथम आप सभी संगत को नवरात्रि का दूसरा दिन जो माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। संगत जी, आप धूप दीप जलाओ, फूलों से मंदिर को सजाओ, वो आपकी श्रद्धा है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जिस प्रकार से संगत जी बिना पढ़ाई के, बिना स्टडी के कोई LLB नहीं बन सकता, कोई IAS नहीं बन सकता, कोई IPS नहीं बन सकता, तो फिर संगत जी आप और हम सब बिना गुरबानी के, बिना कोई पाठ किए, बिना कोई विचार सुने, सिर्फ मत्था टेक कर कैसे मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं। इसलिए संगत जी गुरु जी के सत्संग सुने, शिव पुराण का पाठ करिए, सुखमनी साहिब का पाठ करिए। जो कुछ भी गुरु जी महाराज ने हमें पाठ करने के लिए कहा है, हमें वो करना चाहिए। सत्संग पूरा सुनना चाहिए, अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तभी तो संगत जी हम गुरु जी महाराज के बारे में और विस्तार से जान सकेंगे, हम उनसे और गहराई से जोड़ सकेंगे। और संगत जी जितना हम गुरु तत्व की ओर जाएंगे, ईश्वरी तत्व की ओर जाएंगे, जितना ज्यादा हम गुरु जी के साथ कनेक्शन बना पाएंगे संगत जी, उतनी जल्दी हमारी जिंदगी से नेगेटिविटी दूर होती जाएगी। और संगत जी जो हमारी कार्मिक लाइफ है वो बहुत ईजी हो जाएगी। हमें नहीं पता है संगत जी कि हमने कितने अच्छे कितने बुरे कर्म किए हैं, जिन्हें भोगना तो हमें निश्चित रूप से है। तो संगत जी उस कार्मिक लाइफ को इजी बनाना है, कर्म कटवाने हैं, ईश्वर के प्रति और गहरी आस्था से जुड़ना है, तो हमें गुरु जी के मंत्र जाप करना है, हमें शिव पुराण का पाठ करना है और हमें पूरे भक्ति भाव के साथ गुरु जी महाराज के रोज सत्संग सुनने हैं और करने हैं। इसी के साथ संगत जी आज हम आज का सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत है और संगत का बहुत बहुत प्यारा सत्संग है। गुरु जी महाराज की असीम कृपा है और बहुत पुराने समय से वो गुरु जी महाराज से जुड़े हुए हैं। हालांकि संगत जी गुरु जी महाराज को वो पहले नहीं जान पाए, लेकिन संगत जी धीरे धीरे गुरु जी महाराज की महिमा उनको समझ में आने लगी और गुरुजी ने भी बहुत प्यार दिया। उनके बच्चों की शादी, उनकी बीमारियां सब गुरुजी महाराज ने दूर की। यहाँ तक कि उनको बिजनेस में जो लॉस हो गया था संगत जी, वो तो गुरुजी महाराज ने ठीक कर दिया, सारे कर्जे निपटा दिए। और संगत जी प्रॉपर्टीज जो नहीं बिक रही थी वो गुरुजी महाराज ने मुंह मांगी कीमत पर बिकवाई। आप देखिए सुनिए सत्संग को, बहुत बहुत अच्छा लगेगा। संगत जी आपको कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल ID और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल ID और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत प्रेम वशिष्ठ आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत को मेरा प्रणाम। संगत जी ये हमारी खुश नसीबी है कि आज हम आप सबके साथ गुरु जी महाराज के साथ हमारी बिताई हुई जर्नी वो शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी हम 1983 में गुरु जी महाराज से मिले थे। संगत जी फिलहाल तो हम पंचकुला में रहते हैं, लेकिन उस समय संगत जी हम लोग मोहाली में रहा करते थे और गुरु जी उस समय 36 सेक्टर में मिस्टर वाधवा के यहाँ रहते थे। संगत जी उन दिनों मेरे हार्ट में बहुत दर्द रहता था, तो किसी ने मुझे कहा कि गुरु जी हैं जो माला का पानी पिलाते हैं, माला डिप करके पानी पिलाते हैं और सारी बीमारियां दूर हो जाती है, आप वहाँ जाओ। संगत जी पहले दिन हम गए दरबार में, बच्चे मेरे बहुत छोटे थे। वहाँ दरबार में 3-4 लोग ही बैठे हुए थे और जब मैं वहाँ गई तो मुझे बोला गया कि किचन से पानी लेकर आओ 5-6 ग्लास। और संगत जी मैं पानी लेकर आई और गुरुजी महाराज के सामने रख दिया। मैंने देखा कि गुरुजी महाराज ने अपने गले में से माला उतारी और उन सभी ग्लास में उस माला को डीप किया और डीप करके संगत जी वो पानी सभी को दिया। और संगत जी उस पानी में से बहुत बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी। तब तो हमने इतना ध्यान नहीं दिया संगत जी, और हम ऐसे रोज आने लगे गुरुजी महाराज के दरबार में। हम सुबह आ जाते और रोज रात में 11-11:30 बजे जाते। और संगत जी जब भी हम जाते थे तो एक रूटीन सा बन गया था कि जब भी मैं दरबार में जाती तो सबसे पहले किचन में जाकर के पानी लेकर आती थी, जिसमें से एक गिलास में गुरुजी महाराज को देती थी और बाकी के गिलास गुरुजी के सामने रख दिया करती थी। और संगत जी वहाँ एक कमरा होता था जहाँ पर एक बहुत बड़ा सा गद्दा बिछा होता था जिस पर हम सारी संगत बैठ जाया करते थे। और संगत जी उन दिनों बहुत ज्यादा संगत नहीं आती थी, करीब 5-6 संगत ही हुआ करती थी और बीच बीच में संगत जी लोग उठते थे, फिर आते रहते थे, फिर उठते थे और आते रहते थे और ऐसा सिलसिला चलता रहता था। और संगत
संगत जी हम लोग तो वहाँ हमेशा रेगुलर जाते थे और बहुत देर तक बैठा करते थे। और जो भी कोई वहाँ आता था गुरुजी महाराज उसको जल प्रसाद पीने के लिए देते थे और कहते थे कि जा चाय बनाकर लेकर आओ। और संगत जी जब मैं गुरुजी महाराज के पास उन दिनों जाया करती थी तो मेरी भी कोई ज्यादा उम्र नहीं थी, मैं कम उम्र की ही थी। और तब भी हमें नहीं पता था संगत जी कि गुरुजी क्या होते हैं। हम तो बस शौकिया तौर पर गुरुजी के पास चले जाया करते थे। और संगत जी हमारे सामने काफी सारे लोग आया करते थे। एक चीफ मिनिस्टर थे भजन लाल, उनकी वाइफ भी वहाँ आया करती थी। और संगत जी गुरुजी महाराज के दरबार में हमने काफी सारे चमत्कार होते हुए देखे। कई सारे लोग मैनेजर बनकर आते थे और गुरुजी उन्हें हेड कहकर बुलाते थे। और संगत जी वही लोग बाद में उसी पोस्ट पर, जिस पोस्ट का नाम गुरुजी ने लिया होता था, उसी पोस्ट पर आते थे। ये गुरुजी महाराज का चमत्कार है संगत जी कि जैसे गुरुजी महाराज की वाणी होती थी, जो गुरुजी महाराज के मुंह से निकल जाता था वो पत्थर की लकीर होता था। इवन तो संगत जी कई बार गुरुजी महाराज ने क्लर्क को मैनेजर कह के बुलाया है। और संगत जी मैंने देखा है कि जब वो लोग रिटायर होते थे तो वो उसी पोस्ट से रिटायर होते थे जिस पोस्ट का नाम गुरुजी महाराज लेते थे। संगत जी जब हम गुरुजी महाराज के दरबार में जाते थे तो वहाँ पर एक भारद्वाज अंकल आते थे और गुरुजी महाराज ने ही हमसे उनको इंट्रोड्यूस करवाया था। और संगत जी मिस्टर भारद्वाज जो थे वो डिप्टी डायरेक्टर थे पंचायत के। और संगत जी जो भारद्वाज अंकल है वो पत्रिका बहुत अच्छी देखते थे। और उस टाइम पे तो संगत जी हम पत्रिका पे बिलीव करते थे, तब हमें लगता था कि पत्रिका ही सब कुछ होती है, गुरुजी कुछ नहीं है। तो गुरुजी ने हमसे कहा कि भारद्वाज कुंडलियां बहुत अच्छी देखता है, क्या तुमने कुंडली दिखाई? तो हमने कहा कि गुरुजी हमने तो नहीं दिखाई। और उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड भारद्वाज अंकल के पास जाया करते थे अपनी कुंडली दिखाने के लिए। और संगत जी अक्सर गुरुजी महाराज मेरे हस्बैंड को कहा करते थे कि मुझे भारद्वाज के घर छोड़कर आ। और अक्सर गुरुजी महाराज भारद्वाज अंकल के यहाँ पर रात में जाया करते थे। भारद्वाज अंकल को गवर्नमेंट क्वार्टर मिला हुआ था। अब संगत जी भारद्वाज अंकल मेरे हस्बैंड को बताते थे कि गुरुजी महाराज जब भी किसी का इलाज करते थे ना तो खून की उल्टियां किया करते थे। और संगत जी हमें बड़ा अजीब लगता था कि खून की उल्टी कैसे कर सकते हैं गुरुजी, क्योंकि संगत जी उस समय गुरुजी की उम्र बहुत कम थी, बहुत छोटी उम्र थी। गुरुजी उस समय लुंगी भी पहना करते थे और उस लुंगी के ऊपर कुर्ता पहना करते थे। और तब भी संगत जी गुरुजी महाराज के दरबार में गुरबानी की सीडी लगा करती थी और गुरुजी कई लोगों को गुरबानी की सीडी लाने के लिए भी कहा करते थे। एक बार संगत जी गुरुजी महाराज का सूट रखा हुआ था ड्राई क्लीन करवाने के लिए और जब मैं दरबार में पहुंची तो गुरुजी ने कहा कि इसको तू ड्राई क्लीन करवा कर लेकर आना। और संगत जी जब मैं कपड़े ले गई गुरुजी के तो जैसे हम लोग सारी जेब टटोलते हैं ड्राई क्लीन देने से पहले, तो जब मैंने जेब को टटोला तो उसमें से सिक्का निकला और मैंने अगले दिन गुरुजी महाराज को दे दिया। तो गुरुजी मुझे कहते कि तू रख लेती। संगत जी उस समय तो मुझे इतनी अक्ल ही नहीं थी और उस समय हम लोग गुरुजी महाराज को उस नजरिए से देखते ही नहीं थे। और संगत जी आज हम गुरुजी मानते हैं लेकिन तब हमें कुछ भी पता नहीं था गुरुजी के बारे में। और संगत जी उन दिनों चंडीगढ़ में मिठाइयों की दुकान बहुत अच्छी अच्छी होती थी, तो करीब 3-4 संगत मेरे हस्बैंड के सहित गुरुजी महाराज के साथ मिठाई की शॉप पर जाया करते थे। गुरुजी बोला करते थे चलने के लिए और जब वहाँ शॉप पर बैठते तो गुरुजी बोलते बताओ क्या मंगवाना है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि बस गुरुजी जो आपकी इच्छा हो मंगा दो। तो गुरुजी ने क्या किया संगत जी, टेबल पे जोर से हाथ मारा और जितने लोग बैठे हुए थे उन सब के पास रसमलाई की प्लेट आ गई। और जितने भी लोग गुरुजी महाराज के साथ गए थे सब ये देखते ही रह गए कि गुरुजी ने कैसे किया। और संगत जी तब भी हम सब ने ये नहीं सोचा कि ऐसा कैसे हो रहा है और गुरुजी कौन है। एक दिन संगत जी हम लोग दरबार में गए हुए थे और गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को कहा कि मुझे फिरोजपुर जाना है, तू मुझे छोड़कर आ। तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने सबसे पहले मुझे घर छोड़ा, उसके बाद टैक्सी की। टैक्सी बुक करने के बाद जैसे ही टैक्सी आई गुरुजी के पास दरबार में तो गुरुजी बैठे और गुरुजी ने टैक्सी में बैठकर मेरे हस्बैंड से कहा कि मांग ले तू कुछ, आज जो तेरी इच्छा है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं गुरुजी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। तो गुरुजी ने क्या किया संगत जी, अपना हाथ उठाया और उनके हाथ में डॉलर आ गया और वो डॉलर मेरे हस्बैंड को दे दिया। और संगत जी उस समय मेरी बेटी बहुत छोटी थी और उस समय वो मेरे हस्बैंड के साथ गई हुई थी और उसे अच्छी तरह आज भी याद है कि गुरुजी महाराज ने हमें डॉलर दिया था। और संगत जी आज भी हमने संगत जी वो डॉलर संभाल के रखा हुआ है। और संगत जी कई बार गुरुजी मेरे हस्बैंड को कहा करते थे कि ये परफ्यूम लेकर आ, वो परफ्यूम लेकर आ। तो हम सोचा करते थे कि जरूर गुरुजी सुबह सुबह ही अपनी माला पे या अपनी बॉडी पर परफ्यूम लगा लिया करते थे और जब वो पानी में डिप करते थे तो खुशबू आ जाया करती थी। लेकिन संगत जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसके बारे में हमें बाद में पता चला। वैसे तो संगत जी गुरुजी महाराज की उम्र काफी कम थी, हालांकि टीनेज को पार कर चुके थे क्योंकि वो AA में कर चुके थे। और संगत जी लगभग मुझसे 2-3 या 4 साल ही बड़े होंगे, इससे ज्यादा बड़े नहीं थे। और हम रोज ही गुरुजी महाराज के दरबार में चले जाया करते थे ऐसे ही मस्ती मजाक करने के लिए, सीरियसनेस तो कुछ थी नहीं। अब संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड को कोई काम बताया, हालांकि मैं वो काम डिस्क्लोज नहीं करूंगी, और मेरे हस्बैंड ने वो काम कर लिया। और ये बात उन्होंने भारद्वाज अंकल को बताई कि ऐसा ऐसा गुरुजी ने बताया है, बोला है करने के लिए और मैंने कर दिया है। तो भारद्वाज अंकल
कहने लगे कि तूने ऐसा क्यों किया, जा ये काम वापस कर दे, ये चीज वापस दिया। और भारद्वाज अंकल इनको कहने लगे कि जाकर तू गुरुजी को बोल दे कि मैंने नहीं करना। अब शायद संगत जी हमारा बहुत बुरा समय शुरू होने वाला था, क्योंकि गुरुजी महाराज तो सिर्फ देते थे, लेते तो थे ही नहीं। और संगत जी मेरे हस्बैंड ने जाकर के गुरुजी को मना कर दिया और वो चीज जो देनी थी वो वापस भी कर दी। और उसके बाद हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि गुरुजी हमसे नाराज हैं। संगत जी भारद्वाज अंकल ने जो इनको करने के लिए बोला वो तो उन्होंने बोला, लेकिन मैं तो कहूंगी कि कसूरवार मेरे हस्बैंड थे। इनको समझ होनी चाहिए थी कि वो व्यक्ति मुझसे गलत काम करने के लिए कह रहा है। और संगत जी भारद्वाज साहब ने क्या किया, खुद तो गुरुजी महाराज के पास जाते रहे और मेरे हस्बैंड को कुछ न कुछ बोल बोल कर पीछे करते रहे। इस प्रकार से मेरे हस्बैंड और हम लोग गुरुजी महाराज के दरबार से पीछे होते चले गए, या मैं ये कहूँ कि शायद हमारा बुरा समय शुरू होने वाला था। हालांकि फिर भी गुरुजी महाराज ने हमारा पूरा साथ दिया। इतने में गुरुजी संगत जी वहाँ से चले गए और लास्ट टाइम में गुरुजी हमारे घर पर 1985 में आए थे। उसके बाद संगत जी हम लोग पंचकुला शिफ्ट कर गए थे। उस टाइम पे इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, तो हमने मोहाली से पंचकुला शिफ्ट कर लिया था। और जिस समय संगत जी हम लोग पंचकुला आए थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि सर्दियां शुरू हो गई थी और गुरुजी महाराज ने ब्राउन या कोको कोला कलर का सूट डाला हुआ था। तब गुरुजी महाराज एम्बेसडर कार में हमारे घर पर आए थे, अंदर बैठे। और संगत जी तब मेरे पीठ में बहुत दर्द रहता था। गुरुजी महाराज ने मुझसे चम्मच मंगवाई, मुझे उल्टा लेटाया और जहाँ दर्द था वहाँ पर चम्मच लगा के कुछ ट्रीटमेंट किया गुरुजी ने। और मुझे याद है संगत जी कि उस दिन के बाद से मुझे वो दर्द नहीं रहा और वो आखिरी मुलाकात थी हमारे घर पर गुरुजी महाराज के साथ। और फिर संगत जी मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि गुरुजी यहाँ से जा चुके हैं और उसके बाद हमें पता ही नहीं चला कि गुरुजी कहाँ हैं। फिर हमें भारद्वाज साहब जो है वो बीच बीच में मेरे हस्बैंड को बताते रहते थे कि अब गुरुजी जलंधर में हैं, अब गुरुजी यहाँ पर है। लेकिन संगत जी हमने भी कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि सच कहूँ तो हमारे अंदर भी नेगेटिविटी आ चुकी थी और संगत जी हमने भी कभी इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा हम पर निरंतर बरस रही थी। हमारा उस समय कोयले का बिजनेस था और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से हमारा बिजनेस इतने पीक पर पहुंचा संगत जी कि हमारे घर में किसी भी चीज की कोई कमी ही नहीं रही। संगत जी मैं क्या बताऊं, इतना पैसा आता था, इतना पैसा आता था कि हम उस पैसे को कभी कबर्ड में रख रहे हैं तो कभी सूटकेस में रख रहे हैं। बहुत मनी फ्लो था। और संगत जी बस ये समय चलता रहा और ये थी तो मेहर गुरुजी की ही, लेकिन हम उनको भूल चुके थे। और संगत जी 91, 92 में हमने अपना घर बनाया। तब तक भी हमें गुरुजी महाराज के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब संगत जी जो हमने नया घर बनाया था उसके 2-3 साल तक तो हमारा बहुत अच्छा चलता रहा, बिल्कुल बिजनेस पीक पे था। लेकिन उसके बाद संगत जी बैक गियर लगना शुरू हो गया। और वो बैक गियर भी कब से लगा, जब हमारा बिजनेस एकदम पीक पर था। और संगत जी इन्होंने मुझे कभी नहीं बताया कि भैया हमारे बिजनेस में थोड़ा लॉस हो रहा है, क्योंकि ऐसा अप्स एंड डाउन चलते रहते थे, इतना ध्यान नहीं दिया। गुरुजी महाराज ने हमें बहुत ऊपर तक पहुंचाया, बहुत नेम फेम पैसा सब कुछ दिया। और उसके बाद संगत जी हमारा डाउनफॉल शुरू हो गया। संगत जी मुझे मेरे हस्बैंड ने कभी बताया भी नहीं कि हमारा डाउनफॉल चल रहा है। बस पैसा आता, मुझे तो एक ही समझ थी कि यहाँ रखना है, पैसा वहाँ रखना है। संगत जी मैं टोटली हाउस वाइफ हूँ, तो मैंने तो सिर्फ अपना घर संभाला, अपने बच्चों को पाला। मैंने कभी इंटरेस्ट लिया ही नहीं कि बिजनेस में क्या हो रहा है। संगत जी 93, 94 तक भी हमारा बहुत अच्छा चलता रहा। और एक जगह हम लोगों ने किसी को कोयला दिया तो संगत जी वहाँ पर हमारा 60-70 लाख फंस गया। अच्छा संगत जी फंसाया भी किसने, वो व्यक्ति जो हमारे यहाँ पे डेली आया करता था, मिस्टर शर्मा, और जिनकी सुबह की चाय हमारे घर पर ही हुआ करती थी। और संगत जी मिस्टर शर्मा ने थोड़े से लालच के पीछे वो टेंडर किसी और को दे दिया और उसने संगत जी हमारी पेमेंट रुकवा दी। और ऐसे समय पर पेमेंट रुकना बहुत बड़ी बात होती थी संगत जी। और इवन संगत जी जो हमारे बिल के जो प्रूफ थे वो तक उसने गायब करवा दिए थे। और संगत जी हम लोग बहुत बहुत संकट में आ गए थे। अब संगत जी 1996 तक हमारा काम काफी ज्यादा डाउन होना शुरू हो गया। और संगत जी 1996 में ही गुरुजी पंचकुला में सेक्टर 2 में जनरल आहूजा के घर पर आए हुए थे 6 महीने के लिए। और संगत जी यहाँ पंचकुला में गुरुजी का सत्संग भी होने लगा, लेकिन मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, मुझे कुछ भी पता नहीं था। और सबसे बड़ी बात संगत जी कि जनरल आहूजा का घर हमारे घर से बहुत पास था। और संगत जी उल्टा हमारे घर में पता नहीं क्या क्या कुछ होने लगा 1996 में। कभी कोई हमारे घर पर मरा हुआ जानवर गिरा देता और संगत जी हम बहुत सारे उल्टे चक्करों में भी पड़ गए। और मैंने संगत जी अपने घर में बहुत ज्यादा पूजा पाठ करवाना शुरू कर दिए। और सारे दिन संगत जी हमारे घर पर हवन होता था, क्योंकि संगत जी हम तो पंडित थे, तो हम ग्रहों को मानते थे। तो हमें लगता था कि ये ग्रह खराब है, वो ग्रह खराब है। और संगत जी सब कुछ चलता रहा। और 2001 में मेरी बड़ी बेटी की शादी हुई। तब तक भी मेरे हस्बैंड ने नहीं बताया कि हमारा डाउनफॉल शुरू हो गया है। और संगत जी हमने हमारी हैसियत से भी बढ़कर हमारी बेटी की शादी की, जो कुछ भी हमें देना था वो सब दिया हमने। और जैसे ही मेरी बेटी की शादी हुई संगत जी, उसके बाद तो संगत जी बहुत बुरा डाउनफॉल शुरू हो गया हमारे बिजनेस
बिजनेस में। और संगत जी डाउनफॉल की वजह से मनी फ्लो कम होने लगा और यही रीजन था कि हमारा जो स्टाफ था वो भी कम होने लगा। और संगत जी 2001 के बाद तो बैंक का प्रेशर भी आने लगा कि पैसे दो पैसे दो। हमारी स्थिति ये थी संगत जी कि हम तो टाइम पर किस्त भी नहीं दे पा रहे थे। और संगत जी तब भी मुझे पता नहीं चला कि हमारा इतना डाउनफॉल शुरू हो गया है। मैं तो वैसे ही घर चला रही थी जैसे शुरू से चलाती आ रही थी। और फिर संगत जी मुझे आगे आगे पता चलता चला गया कि हमारे बिजनेस में डाउनफॉल शुरू हो गया है। और एक एज ए हाउस वाइफ मैं जो कर सकती थी मैंने किया। और संगत जी उस समय मेरी छोटी बेटी बीडीएस कर रही थी। हालांकि जैसे तैसे काम चल रहा था। हालांकि संगत जी हमारी जमीनें बहुत थी और मेरे हस्बैंड ने एक फार्म हाउस भी लिया हुआ था। उसमें इनकी पार्टनरशिप थी 3 नंबर की। हम वहाँ नहीं जाया करते थे और इन्होंने बोल दिया था कि हम वहाँ शिफ्ट नहीं होंगे क्योंकि वहाँ पर हम लोग मांस मच्छी मदिरा ये कुछ भी नहीं लेते थे। और जिन बंदों के साथ पार्टनरशिप थी उन बंदों ने बहुत हेराफेरी की हुई थी। अच्छा इससे पहले संगत जी मैं एक बात बताना भूल गई कि 1991 में हमारे घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी। हालांकि इससे हमारा काम तो प्रभावित हुआ लेकिन हमारा मनी फ्लो नहीं रुका। और संगत जी 2003 तक आते आते हमारा पूरा काम बंद हो गया। बैंक का प्रेशर आने लगा कि हमारे पैसे वापस दो और लोगों को भी पता चलने लगा कि इनका सब काम बंद हो गया है। संगत जी हमारे पास जमीनें ठीक ठाक थी। चंडीगढ़ में भी जमीनें थी, हिमाचल में भी जमीनें थी और तब हरियाणा में हमारे पास एक 40 फार्म भी था। अब संगत जी हमने सोचा कि बैंक की जो सबसे बड़ा लोन है हम उसको फिनिश कर देते हैं। तो उसके लिए हमने सोचा कि हम हिमाचल की जमीन बेच देते हैं। वो काफी महंगी भी थी, करोड़ों में थी। तो हमने सोचा कि बैंक का ये लोन फिनिश कर देते हैं। लेकिन संगत जी जिस प्रकार से सभी लोगों को पता चल चुका था कि हमें पैसों की अब सख्त जरूरत है तो जो जमीनें संगत जी करोड़ों की थी लोग उसके लाखों बताने लग गए और जो लाखों की थी उसके लोग हजारों में बताने लग गए। हालांकि संगत जी हमने कुछ जमीनें बेची और कुछ जमीन हमारे पास रह गई थी लेकिन फिर भी हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हुआ था क्योंकि संगत जी हमें 2 करोड़ बैंक को देना था। और जो चंडीगढ़ की जमीनें हैं संगत जी आज वो 6-7 करोड़ की है। और उस समय जब हमें बहुत जरूरत थी तब हमने ये तक सोच लिया था कि हम 60 लाख भी कोई देगा तो हम दे देंगे लेकिन फिर भी किसी ने नहीं खरीदी। तो हम यही कहेंगे क्योंकि संगत जी ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि गुरुजी महाराज ने कुछ और ही सोच के रखा था। अब संगत जी 2005 में मेरी छोटी बेटी की डिग्री पूरी हुई तो मेरी बेटी के किसी क्लास फेलो ने कहा कि दीपिका कॉलेज में कोई गुरुजी आ रहे हैं दिल्ली से, तुम चलो। लेकिन संगत जी मेरी बेटी ने मना कर दिया। उस समय संगत जी हम लोग बहुत ज्यादा पंडितों के पीछे घूम चुके थे, जादू टोना वाले के पास घूम चुके थे। मैं बता नहीं सकती संगत जी कि हमने क्या कुछ नहीं करवाया लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो इस प्रकार से मेरी बेटी ने मना कर दिया कि मुझे नहीं आना। फिर गुरुजी महाराज चंडीगढ़ क्लब में भी आए और संगत जी तब भी मेरी बेटी के क्लास फेलो ने कहा कि गुरुजी यहाँ आए हैं। तब भी ना वो गई ना मैं गई, हम में से कोई भी नहीं गया। और संगत जी मेरी बेटी का जो क्लास फेलो था उसे हमारी तकलीफ के बारे में सब कुछ पता था। तो वो एक दिन मुझसे कहता है कि आंटी हमारे गुरुजी जो है वो दिल्ली में है, आप दिल्ली चलो, आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। तो मैंने उससे कहा कि नहीं, हमारी तकलीफ कोई भी दूर नहीं कर सकता, ये ऐसी ही तकलीफें रहेंगी। और संगत जी वो बच्चा रोज हमारे घर पर आता, रोज हमें यही बोलता कि आप गुरुजी के पास चलो, आप गुरुजी के पास चलो। और सही मायने में संगत जी गुरुजी ही उसे रोज रोज भेज रहे थे। और जो बच्चा था संगत जी उसका नाम पंकज गौतम है, जिनके सत्संग आप सुनते रहते हैं। और वो बच्चा अपने घर से 1 घंटे की दूरी पर हमारा घर था, वो डेली आता था और रोज आकर के यही बोला करता था कि गुरुजी के पास चलो, गुरुजी के पास चलो। तो एक दिन संगत जी मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि पंकज रोज बोलता है तो मैं चली जाती हूँ। तो ये भी मान गए और कहने लगे कि ठीक है तुम लोग जाओ लेकिन अपना ड्राइवर ले जाना। और इस तरीके से संगत जी हम लोग एम्पायर स्टेट पहुंच गए। और जैसे ही एम्पायर स्टेट पहुंची और लॉबी में पहुंची मैंने गुरुजी महाराज के स्वरूप देखे। और गुरुजी का स्वरूप देख के ही संगत जी मेरा तो दिमाग खराब कि मैंने तो इनको देखा हुआ है, मैं तो इनके पास जा चुकी हूँ। तो मैंने पंकज को बोला कि अरे हम तो इनसे मिल चुके हैं, पहले तो इनके बाल थे अब बाल नहीं है। तो पंकज कहने लगा कि अरे आंटी आप चुप रहो, आप चुपचाप बस चलो। अब संगत जी गुरुजी जहाँ पर बैठते थे कैबिनेट के ऊपर वहाँ बैठे हुए थे, सबने मत्था टेका, मैंने भी मत्था टेका, मेरी बेटी ने भी। और संगत जी जैसे ही मैं मत्था टेक करके नीचे बैठी तो गुरुजी महाराज मुझे देख करके कहते हैं तू तो मुझसे मिली है। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी मैं 36 सेक्टर में आपसे मिली हूँ। फिर गुरुजी महाराज ने बेटी के बारे में पूछा कि ये कौन है। तो मैंने कहा कि गुरुजी मेरी बेटी है, ये कर दी सी। मैंने कहा कि बीडीएस किया है गुरुजी। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा 32 दाता नु सर्वनाश कर दी फिर दिए। तो गुरुजी मुझे कहते कि ये तो तेरी बहन लगती, बेटी तो तेरी लगती नहीं। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी वो मेरी बेटी ही है। तो संगत जी जब गुरुजी महाराज कैबिनेट पर बैठे रहे तब तो उन्होंने हमसे कोई ज्यादा बात नहीं करी। फिर गुरुजी महाराज की गद्दी लगी, गुरुजी अपनी गद्दी पे विराजमान हुए और वहाँ जहाँ पर गद्दी लगी उस हॉल में शब्द लग रहे थे और जहाँ शब्द चल रहे थे हम वहीं पर जाकर के बैठे हुए थे। तभी हमने क्या देखा संगत जी की वहाँ मेनका गांधी आई, उन्होंने शब्द कीर्तन बंद कर दिए और लट्ठे दी चादर सॉन्ग लगा दिया। अब संगत जी मेरी बेटी सब देख रही थी, वो बड़ी नाराज हुई। उसने कहा कि मम्मी देखो ये सब क्या गुरुजी वाला माहौल है यहाँ पर, चलो यहाँ से। और संगत जी मैंने देखा कि वहाँ दरबार में बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे और मैं मन ही
मन ये सोच रही थी कि अरे वाह, अब तो गुरुजी महाराज के दरबार में काफी बड़े बड़े लोग आने लगे हैं। अब संगत जी, जो हम बैठे हुए थे दरबार में, हम इस प्रकार से बैठे थे कि हमारी पीठ गुरुजी की तरफ थी, हम देख नहीं पा रहे थे। और जो हमारे साथ लड़का जो डॉक्टर गया हुआ था, गुरुजी ने इशारे से, हाथ के इशारे से हमें बुलाया, तो वो हमें बोलता है कि आंटी गुरुजी आपको बुला रहे हैं। मेरी बेटी मुझे बोलती कि नहीं मम्मा, मुझे नहीं जाना गुरुजी के पास, और 2-3 बार उसने मना किया। पंकज फिर बोला कि गुरुजी आपको बुला रहे हैं, जाओ। और जब मैं गुरुजी महाराज के पास गई, मैंने उनको मत्था टेका। और संगत जी, जब मैं वहाँ बैठी तो गुरुजी ने पूछा कि बेटी की करती है। फिर पूछा गुरुजी ने, तो मैंने कहा कि गुरुजी BDS कर लिया है, वो प्रैक्टिस करना चाहती है, उसको आशीर्वाद दो। तो गुरुजी कहते हाँ हाँ आशीर्वाद है, चलो 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 चलो। और गुरुजी कहने लगे कि ब्याह कर कुड़ी दा। अब मैं सोचू, ब्याह कर कुड़ी दा, हम किस वजह से गुरुजी आपके पास आए और आप कह रहे हो कि शादी कर दे। और मैं बोलूँ गुरुजी हम इसका ब्याह कहाँ से कर लेंगे, हमारी तो स्थिति नहीं है ऐसी। खैर संगत जी, उसके बाद हम लोगों ने लंगर किया। लंगर करने के बाद जब वापस आए, मत्था टेका। और संगत जी, इसके पहले जितने भी लोग बद्दी से जाते थे, क्योंकि बद्दी डेंटल कॉलेज से लोग जो भी जाते थे उनको यही कहा करते थे गुरुजी कि चलो बद्दी वाले, लेकिन उस दिन गुरुजी ने हमें कहा कि चलो पंचकुले वाले। और संगत जी, वहां से आने के बाद जब हम गाड़ी में बैठे तो बड़े बेमन से हम बैठे, हमें बहुत बुरा लगा। हमने पंकज को बोला भी कि अरे तुम हमको क्यों लेकर आए, हम तो पहले भी मिल चुके हैं गुरुजी से। और संगत जी, जो कुछ भी फितूर, जो कुछ भी बकवास मेरे दिमाग में भरी हुई थी, वो मैं सब बोलने लगी। और मैंने कहा कि मैं तो अब आज के बाद नहीं आऊंगी। अब संगत जी, जैसे हम लोग सुबह 4 बजे पहुंचे तो हमें इसको गौतम को उतारना था बस स्टैंड पे, और जैसे से उतारा हमारी गाड़ी की क्लच वायर टूट गई। और ड्राइवर कहने लगा कि इसकी तो क्लच वायर टूट गई, गाड़ी अब चलेगी नहीं। और वो सुबह सुबह का समय था, ठंड भी बहुत थी, और उस समय मेरे पास मोबाइल नहीं था। तो मैंने ड्राइवर का मोबाइल लेकर के इनको फोन किया। तो मेरे हस्बैंड कहते मुझे कि तुम लोग ऑटो करके आ जाओ, मैं बाद में गाड़ी देख लूंगा। और संगत जी, मैं और मेरी बेटी ऑटो करके घर पहुंच गए। और बस स्टैंड से ही संगत जी मुझे बुखार चढ़ा हुआ था, और वो लगभग 15 दिन तक मुझे बुखार रहा। और संगत जी, हमें वहाँ पर गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप भी मिला था, और मैंने बड़े बेमन से आकर के गुरुजी का स्वरूप हमने रख दिया घर पर आकर। और मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि वही गुरुजी हैं जो आपको 36 सेक्टर में मिले थे। तो ये मुझे कहने लगी कि अच्छा फिर क्यों गए थे। तो मैंने कहा मुझे पता नहीं था, खैर चले गए तो चले गए। और संगत जी, ऐसे ही कुछ कुछ चलता रहा। और मेरी बेटी ने एक छोटी सी जगह पर अपना क्लिनिक खोल रखा था। अब संगत जी, जब हम गुरुजी महाराज के पास से आए थे तो मैं भी बहुत कुछ उनके बारे में बोलती रही, बेटी ने भी बहुत कुछ कहा, और मुझे 15 दिन तक बुखार चढ़ा रहा। एक दिन बेटी क्लिनिक से आई और मुझे कहती है कि मम्मा, हम जिन गुरुजी के पास गए थे, हो सकता है उन गुरुजी में बहुत पावर हो, ऐसा करो कि आप गुरुजी से माफी मांग लो। और संगत जी, मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे माफी मांग लेनी चाहिए। तो मैंने मन ही मन गुरुजी से माफी मांगी। तब भी मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी कौन है। तो मैंने कहा कि आप तो गुरु हैं, मुझसे गलती हो गई, आप मुझे माफ कर दो। और संगत जी, उस दिन के बाद से मेरा बुखार उतरने लगा। और जो पंकज है संगत जी, वो रोज ही हमारे घर पर आता था, हमें रोज ही कन्विंस करता था। तो मेरे हस्बैंड उसको बहुत डांटते थे कि तू क्यों आ जाता है रोज रोज बोलने के लिए, तू क्या गुरुजी का चमचा है, ये सब मेरे हस्बैंड उसको बोला करते थे। तू चला जाए यहाँ से। लेकिन संगत जी, वो बच्चा नहीं जाता था। इवन वो जब भी दिल्ली जाता, वहाँ से जो भी प्रसाद मिलता हमारे लिए लेकर आता। और संगत जी, बद्दी में सभी डेंटल कॉलेज के जो बच्चे थे वो पूर्णमासी के दिन गुरुजी का सत्संग करते थे, तो हलवा प्रसाद बनाना, तो बच्चा पूर्णमासी का प्रसाद भी लेकर आया। और संगत जी, वहीं दूसरी ओर क्या हो रहा था कि मेरी बेटी अपने फ्री टाइम में क्लिनिक में बैठी बैठी गुरुजी के स्केचेस बनाया करती थी। अब संगत जी, मेरी बेटी ने 10-15 स्केचेस बनाए। बद्दी डेंटल कॉलेज में भी मेरी बेटी के स्केचेस लगे हुए हैं। हमारे मंदिर में भी एक स्केच जो उसने बनाया है गुरुजी का, वो रखा हुआ है। और धीरे धीरे करके संगत जी, हमारे अंदर गुरुजी के प्रति आस्था आने लगी। और इस बीच में संगत जी, हमारी बेटी की शादी की रिश्ते आने लगे। लेकिन मेरी बेटी बाहर जाना चाहती थी पढ़ाई के लिए। तो इसके किसी कलीग ने इसको कहा कि तू एक काम कर, तू शादी कर ले और उसके बाद बाहर जा, मम्मी पापा को पीछे से चिंता भी नहीं रहेगी और तेरा काम भी हो जाएगा। और संगत जी, मेरी बेटी के लिए बहुत सारे रिश्ते भी आए, इंटरकास्ट भी आए, जो कि हमें इंटरकास्ट नहीं करना था क्योंकि हम पंडित थे। एक ऐसा रिश्ता भी आया जो हिमाचल का जो लड़का था वो मजिस्ट्रेट था। लेकिन संगत जी, बस बातचीत आई गई हो गई, कुछ उनकी खबर ही नहीं आई। तब तक संगत जी, हम गुरुजी महाराज के पास एक बार जा चुके थे। और संगत जी, 2-3 महीने के बाद उस लड़के के मामा का फोन आया कि ऐसे ऐसे आपकी बेटी से बात चली थी, क्या आपकी बेटी की शादी हो गई है। मैंने कहा कि नहीं जी, शादी तो नहीं हुई है। तो वो पूछने लगे कि क्या आप इंटरेस्टेड हो। तो मैंने कहा हाँ जी, हम इंटरेस्टेड हैं। तो उसने एक नंबर दिया और कहा कि लड़के की माँ का नंबर है, आप इनसे बात करो, वो मेरी बहन है और मैं उसका भाई हूँ। उनके घर में किसी की डेथ हो गई थी तो वो आपसे आगे बात नहीं कर पाए थे, आप इनको कॉल करो और बात करें। अब संगत जी, मैंने फोन लगाया, लड़के की माँ से बात करी। उन्होंने कहा कि आप बेटी का फोटो भेज दो। तो मैंने संगत जी स्पीड पोस्ट से अपनी बेटी का फोटो भेज दिया। उन्होंने फोटो देखा और संगत जी, वो फोटो देखने के बाद कहती है कि मैं आपकी बेटी तो बहुत पसंद है, ऐसा करिए कि आप लोग शिमला आ जाइए। तो मैंने कहा कि देखो, हम शिमला तो नहीं आ सकते क्योंकि मुझे हिली एरियाज में उल्टी आती है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग फिर पंचकुला आ
जाते हैं। और फिर उसके बाद संगत जी वो लोग पंचकुला आ गए। अब जब संगत जी वो लोग आए लड़के वाले, तो उन्होंने मेरी बेटी को देखकर कहा कि हमें तो बेटी बहुत पसंद है, हमारी तरफ से तो हाँ है। अब संगत जी जब हम लोग लड़का ढूंढ रहे थे तो हमारी एक बहुत जरूरी नीड थी कि हमें लड़का ऐसा चाहिए था जो ड्रिंक ना करे, जो नॉनवेज ना खाए। और जब वो लड़के वाले घर पर आए तो मेरी बेटी ने उस लड़के से बातचीत की तो पता चला कि लड़का ड्रिंक भी करता है, नॉनवेज भी खाता है। तो बेटी ने बोला कि मम्मी मुझे तो ये रिश्ता नहीं जमेगा, ऐसी ऐसी बात है। तो इसके पापा बोलने लगे कि देखो गवर्नमेंट जॉब है, ऐसी पोस्ट वाला बच्चा, ऐसी पोस्ट वाला लड़का बार बार नहीं मिलता, हाँ कर दो। तब मेरी बेटी बोलती है कि नहीं मैं एक बार गुरुजी से पूछूंगी। और तब हमारे अंदर धीरे धीरे थोड़ी सी गुरुजी के प्रति आस्था आनी शुरू हो गई थी। तो संगत जी हमने गौतम से बात की तो उसने कहा कि ऐसा करो आंटी कि अगर आप गुरुजी महाराज के पास नहीं जा सकते तो दोनों लड़के और लड़की का फोटो मुझे दे दो, मैं गुरुजी को दिखा दूंगा। हमने लड़के का फोटो मंगाया और दोनों का फोटो मैंने गौतम को दे दिया। अब संगत जी जिस लड़के से हमने फोटो मांगा था वो भी मुझे कहने लगा कि आंटी आपके गुरुजी कौन है मुझे बता दीजिए, मैं खुद दर्शन करके आ जाऊंगा। और उसके मामा जी जो थे वो दिल्ली में ही रहते थे, तो वो पहुंच गया दिल्ली में और अपने कजिन को लेके गुरुजी महाराज के पास दरबार में पहुंच गया, उनके दर्शन भी करके आ गया। अब संगत जी जब गौतम दोनों बच्चों का फोटो लेकर गया था तो मेरी बेटी ने जो स्केच बनाया था गुरुजी महाराज का वो भी वो साथ में लेकर गया और वो स्केच उसने गुरुजी को दिखाया। और गौतम ने कहा गुरुजी से कि गुरुजी ये वशिष्ठ अंकल की बेटी है, उसने आपका स्केच बनाया है। तो गुरुजी कहते हाँ हाँ वशिष्ठ कोले वाला है का? तो गौतम बोलता हाँ जी गुरुजी उनकी बेटी ने बनाया है। और फिर संगत जी गौतम ने दोनों बच्चों के फोटो गुरुजी के आगे कर दिए और कहा कि गुरुजी वशिष्ठ आंटी ने फोटो भेजे हैं दोनों बच्चों के। तो गुरुजी ने गौतम को कहा एक कुड़ी नु इथो लेके आओ। और संगत जी फिर गौतम बाहर आया दरबार से, उसने मुझे वहीं से फोन किया और कहा कि गुरुजी ऐसा बोल रहे हैं। और फिर संगत जी मैंने इसके पापा से पूछा और हम लोग ड्राइवर लेकर गुरुजी महाराज के दरबार में पहुंचे। और इस बार संगत जी मैं गुरुजी महाराज के पास पूरी आस्था के साथ गई, मैंने उनको प्रणाम किया। और संगत जी वहाँ दरबार में चौहान आंटी भी थी, आप उनकी सत्संग सुन चुके हैं। हम चौहान आंटी के भी घर गए तो संगत जी गुरुजी महाराज ने उन्हें 2 जोड़े दिए हुए थे अपने जूते जोड़े। तो जब उनके घर गए तो उन्होंने हमें गुरुजी के जूते जोड़े दिखाए और संगत जी चौहान आंटी ने अपने मंदिर से जोड़े निकाले हमें दिए। और जिस समय उन्होंने हमारे हाथों में दिए संगत जी इतनी प्यारी इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आ रही थी उन दोनों जूते जोड़ों में से। और संगत जी मेरी बेटी उन जूते जोड़ों को अपने सर पे लगाए रखी और 5 मिनट तक ऐसे ही बैठी रही और उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे थे। और संगत जी फिर हम गुरुजी महाराज के जब उस दिन दरबार में पहुंचे तो गुरुजी ने मुझसे खुद से पूछा कि बड़ी बेटी दा की नाम, छोटी बेटी दा की नाम। गुरुजी को पता था कि इनकी 2 बेटियां हैं। और गुरुजी ने मुझे एकदम से कहा कि कोले की दलाली में मुंह काला, यानी कि गुरुजी को सब कुछ पता था कि हमारी क्या स्थिति थी, हमारा क्या काम था। खैर संगत जी हम तो इतना सब नहीं जानते थे गुरुजी के बारे में, लेकिन गुरुजी तो जानी जान थे, उन्हें सब कुछ पता था। और फिर संगत जी मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी ऐसा ऐसा हमारे ऊपर बैंक का लोन है, हमें बहुत सारा पैसा देना है, हमारी जमीनें हैं, हमारी जमीनें बिक नहीं रही। और फिर मैंने ये भी बताया कि इतने की जमीन है लेकिन लोग इतना इतना बताते हैं, इतना कम बताते हैं। फिर पूछने लगे गुरुजी की कहाँ कहाँ जमीनें हैं, तो मैंने बताया कि गुरुजी हिमाचल में भी है, चंडीगढ़ में भी है। तो फिर गुरुजी ने पूछा कि हिमाचल में कहाँ पर है। और संगत जी फिर मैंने बताया एड्रेस की यहाँ पर है जमीनें। तो फिर गुरुजी मुझसे पूछते तुमको कितने पैसे चाहिए, तो मैंने कहा कि गुरुजी जितने आप दिलवा दें। तो गुरुजी मुझे कहते कि मैं क्या चाहता, तुम बताओ तुमको कौन सा रेट चाहिए। तो मैंने बोला कि गुरुजी मैं क्या बताऊं रेट। तो गुरुजी कहते अच्छा ठीक है, देखो मैं तुम्हारा कुछ करवाता हूँ, वहाँ का बिकवा देते हैं तुम्हारी जमीन को। फिर मैंने गुरुजी को बताया कि इस तरीके से मेरी बेटी की शादी की बात चल रही है। तो गुरुजी मुझे कहते कि करो कुड़ी दा ब्याह। तो गुरुजी मुझे कहते कि तेनू मुंडा शरीफ चाहिए था। और बस इतना कहा और हम लोग लंगर करके बाहर आ गए। गौतम ने मुझे कहा कि आंटी अभी गुरुजी ने पक्की हाँ नहीं की है, आप दोबारा पूछो। और संगत जी मेरी दोबारा पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वहाँ पर बद्दी से डॉक्टर पुनीत भी थे, वो मुझे कहने लगे कि आंटी जब मेरी एंगेजमेंट हो रही थी तब भी मैंने भी गुरुजी से 2-3 बार पूछा था, आप पूछो। तो मैंने कहा ठीक है बेटा आप बोल रहे हो तो पूछती हूँ। और संगत जी मैं हाथ धोकर जब अंदर दरबार में गई तो मैं गुरुजी से थोड़ी दूर खड़ी हो गई और मैंने कहा कि गुरुजी बच्चों का फिर क्या करना है। और गुरुजी मुझे देख करके कहते ब्लेस करता और की चांदी तू। और फिर संगत जी मैं बाहर आ गई तो डॉक्टर पुनीत ने कहा कि आंटी गुरुजी ने हाँ बोल दिया है। हालांकि संगत जी मैंने इन बच्चों की कुंडली मिलवाई थी तो थोड़ी सी गड़बड़ी तो आई थी, लेकिन जब गुरुजी महाराज ने बोल दिया, उनकी परमिशन मिल गई तो फिर हमने कुछ भी नहीं सोचा। फिर लड़के का फोन भी आया मेरे पास, उसने मुझसे पूछा भी कि गुरुजी ने क्या कहा। तो मैंने बोला गुरुजी ने आप लोग की शादी के लिए हाँ बोल दी है। और उसके बाद संगत जी हमने वो रिश्ता किया, बच्चा बहुत अच्छा है, आज वो SDM कैडर पर है। और मेरी छोटी बेटी की भी शादी हो गई और मेरी बेटी की शादी बिना दहेज की हुई, उन लोगों ने हमसे कोई दहेज नहीं लिया। अब संगत जी मेरी बेटी ससुराल चली गई, उसका जो यहाँ पर क्लिनिक था वो भी वाइंड अप करके वहाँ चली गई। और जब शादी होकर संगत जी वहाँ गई तो इसे संगत जी सर्कोडोसिस हो गया। और संगत जी इसकी प्रॉब्लम इतनी सीवियर हो गई थी कि इसने खाना पीना छोड़ दिया
था और इसकी बहुत बहुत बुरी हालत हो गई थी। और संगत जी हमें ऐसा लग रहा था कि वो शादी होकर यहाँ से गई है तो शायद उसे याद आती होगी, इस वजह से वो खा पी नहीं रही है। और फिर संगत जी 2009 में मेरे हस्बैंड को 2 बार हार्ट अटैक हुआ। बड़ी बेटी उस समय मेरे पास ही थी चंडीगढ़ में। हम इनको डॉक्टर के पास ले गए। तब तक मैंने छोटी बेटी को नहीं बताया। फिर शाम को मैंने उसे बताया कि ऐसी सी बात है तो उसके ससुर बोले कि बेटा चलो हम आपको लेकर चलते हैं। और मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हो चुका था, स्टेंट डल गए थे। और संगत जी मेरी छोटी बेटी जब अपने पापा को देखने आई तब हमने इसकी हालत वहाँ देखी। और हमने चंडीगढ़ में भी काफी सारे डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन कोई भी डायग्नोस नहीं कर पा रहा था। और संगत जी कोई भी ये डायग्नोस नहीं कर पा रहा था कि इसको सर्कोइडोसिस हो गया है। संगत जी इसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। इसकी आंखों में चुभन होती थी और इसकी आंखें पूरी तरीके से खुल नहीं रही थी। और संगत जी रात भर ये सोती नहीं थी। रात में भी ये बल्ब जला करके सोती थी। इसको बहुत ज्यादा डिप्रेशन होने लगा था। और संगत जी मेरी बेटी को चेस्ट में बहुत दर्द हो रहा था। हमने वहाँ डॉक्टर खुराना को दिखाया, इसके सारे टेस्ट हुए लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। अब संगत जी हम वापस जब हॉस्पिटल से घर जा रहे थे तो मेरी बेटी गाड़ी चला रही थी और इसके मोबाइल में गुरुजी का फोटो लगा हुआ था। और जैसे इसने मोबाइल बंद किया संगत जी, वो मोबाइल तो बंद हो गया लेकिन पता नहीं क्यों डिस्प्ले पर गुरुजी का चेस्ट वाला पोर्शन दिखाई दे रहा था। हमको समझ भी नहीं आया। अब संगत जी उसके बाद हम इसकी आई टेस्ट करवाने गए तो डॉक्टर ने इसको कहा कि बेटा तू अपने चेस्ट का एक्सरे करवा, तुझे पक्का सार्कोइडोसिस है। और डॉक्टर ने ये तक कह दिया कि बेटा तेरी आंखों पर 100 बैलून जितना प्रेशर है। अभी तक तो तेरी नजर नहीं गई है लेकिन अगर एक बार विजन चला गया तो दुनिया की कोई ताकत तेरा विजन लौटा नहीं सकता। और संगत जी जो आई वाले डॉक्टर थे डॉक्टर गिरेवाल, उन्होंने कह दिया था कि अगर बेटा तुझे सार्कोइडोसिस है तो तू पीजीआई के अलावा कहीं भी अपना ट्रीटमेंट मत करवाना। और उन्होंने ये तक कह दिया था कि पीजीआई में डॉक्टर जिंदल है, वो इस बीमारी के माहिर है, तुम उन्हीं को दिखाना। अब संगत जी हम लोग पीजीआई गए। पीजीआई में गए तो डॉक्टर जिंदल नहीं थे लेकिन जो उनके असिस्टेंट डॉक्टर्स थे उन्होंने बहुत सारे टेस्ट बता दिए। हमने सारे टेस्ट करवाए और उसी टेस्ट में संगत जी एक प्रोसेस और करनी थी। इसके लंग्स का एक पीस लेना था, टुकड़ा लेना था जो बायोप्सी के लिए जाना था। और संगत जी वो बहुत पेनफुल था और जिस दिन ये हो रहा था संगत जी इसकी चीखें बहुत आ रही थी बाहर तक, जो मुझे सहन नहीं हो रही थी। और फिर संगत जी हम लोग फाइनली डॉक्टर जिंदल से मिले। डॉक्टर जिंदल ने सारे टेस्ट देखे और इसे सार्कोइडोसिस का स्टीरॉइड दे दिया। और डॉक्टर ने कह दिया था कि बेटा तुझे सार्कोइडोसिस है और तुझे मैंने जो स्टीरॉइड दिया है वो 24 mg का है। और संगत जी जब इसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो धीरे धीरे कुछ खाने लगी और धीरे धीरे संगत जी इसकी सेहत ठीक होने लगी। और संगत जी डॉक्टर ने इसको क्लियर बोल दिया था कि तुम्हें ठंडा एटमॉस्फेयर बिल्कुल सूट नहीं करता है, इसलिए तुम हिमाचल में नहीं रह सकती। और संगत जी इसके ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, उन्होंने बिल्कुल भी इसको रोका टोका नहीं और ये हमारे पास ही रहने लगी और हिमाचल आना जाना करने लगी। और संगत जी जो मेरी बेटी को स्टीरॉइड दिए जा रहे थे उसकी वजह से इसे गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया और कुछ समय के बाद हमें इसका गॉल ब्लैडर भी रिमूव करवाना पड़ा। और संगत जी जिस प्रकार से इसकी हालत थी हमें नहीं लगता था कि इसको कोई बच्चे भी होंगे, लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से इसे बेटी भी हुई। और फिर संगत जी इसने अपना MDS कंप्लीट किया, अपना क्लिनिक खोल लिया। और गुरुजी महाराज के सपने इसको बहुत आते थे और इसके ऊपर गुरुजी की बहुत बहुत कृपा थी। उसके बाद संगत जी हमें डुगरी जाने का भी मौका मिला और हम गुरुजी के बापूजी से मिले और बापूजी ने हमें पूरा डुगरी घुमाया, हमें लंगर करवाया और हमने अपने हालात गुरुजी के बापूजी से शेयर किए। तो बापूजी ने कहा कि तेरा घरवाला अगर 3 रोटियां खाता है तो उसको 2 रोटी खिला और 1 रोटी कुत्ते को डाल। मैंने कहा ठीक है। और बापूजी ने ये भी कहा कि तू एक पगड़ी खरीद और वो पगड़ी मेरे पास पहुंचा देना और मैं अपने पग की 3 चुन्नियां बनाऊंगा, वो तू अपने घर में यूज कर लेना। और डॉक्टर पंकज, डॉक्टर पुनीत जाया करते थे तो मैंने पग उनके हाथ भिजवा दी और कहा कि बापूजी को दे देना और उसके बदले में बापूजी जो दे वो मुझे लाके दे देना। तो बापूजी ने अपनी पग हमारे पास पहुंचाई और उस पग में से हमने 3 चुन्नियां बनवाई और 1 मैंने रखी और बाकी की 2 चुन्नियां मैंने अपनी दोनों बेटियों को दी। डॉक्टर पुनीत और गौतम बताया करते थे कि रोज बापूजी के पास गुरुजी का फोन आता था, पूछा करते थे कि आज कौन कौन आया है। तो बापूजी ने बताया कि चंडीगढ़ वाले वशिष्ठ आंटी आए थे। तो गुरुजी बोलते हाँ 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 कोल्ले वाले। तो बापूजी कहते हाँ हाँ वही। और संगत जी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से 2007 के बाद जो जमीन के भाव हमें 60 लाख भी नहीं आ रहे थे, मेरे हस्बैंड की एक पार्टी से बात हुई और वो 1 करोड़ देने के लिए तैयार हो गए। हम लोग बहुत खुश थे। और संगत जी हमने गुरुजी महाराज की कृपा से 2008 तक आते आते पूरा लोन निपटा दिया था, हमारे ऊपर कोई कर्जा नहीं था। और संगत जी जो चंडीगढ़ में हमारा 40 फार्म था वो हमने बेच दिया क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं थी। और गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा रही कि अब जितनी भी प्रॉपर्टीज है संगत जी उस पर बहुत अच्छा खासा रेंट आता है और हमारा जीवन यापन बहुत अच्छे से हो रहा है। गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे बच्चे सब सेटल हैं। संगत जी हम लोग डेली 5 बजे से लेके 7 बजे तक गुरुजी महाराज के पास बैठते हैं, सत्संग करते हैं। मुझ पर, मेरे बच्चों पर गुरुजी महाराज की बहुत बहुत कृपा है। गुरुजी
महाराज का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।